हेलो एवरीवन। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा स्ट्रक्चर। जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ स्पेशली हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम्स को, और कौन सी एल्गोरिथम प्रॉपर काम कर रही है या कौन सी एल्गोरिथम बेटर है ये जानने के लिए ज़रूरी होता है उस एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना कि किसमें टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है या स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर परफॉर्म करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम से। क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम का मतलब है अगर हम कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। पहला होता है कंप्यूटेशनल टाइम, दूसरा होता है स्टोरेज नीड। यानी आपने कोई भी अगर एल्गोरिथम अप्लाई की है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो, एरे में इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं वो होता है कंप्यूटेशन टाइम। दैट मीन्स कितना टाइम लग रहा है उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में, कंप्यूट होने में। दूसरी चीज होती है स्टोरेज नीड। दैट मीन्स हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड इन द मेमोरी में कितनी जगह ले रही है। तो ऑब्वियसली जो एल्गोरिथम बहुत जल्दी कंप्यूट होगी और बहुत कम स्पेस लेगी, दैट विल बी द बेटर एल्गोरिथम फॉर अस। तो यही फाइंड आउट करने के लिए जो हम दो टॉपिक्स यूज करेंगे वो है टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कोई भी एल्गोरिथम कंप्यूट होने में कितना टाइम ले रही है और स्टोर होने में कितना जगह ले रही है मेमोरी में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया द टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम नीडेड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लग रहा है कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक एग्जाम्पल को यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्मेट में लिया हुआ है। सपोज आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नम इक्वल्स टू 10। नम एक वेरिएबल है जिसको हमने असाइन किया है 10। तो वो मेमोरी में कंप्यूटर में कितना टाइम लेगी? 1 यूनिट का टाइम लेगी, बिकॉज यहाँ पे केवल असाइनमेंट यूज हो रहा है, केवल एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो एज ए यूनिट हम बात करें तो 1 यूनिट लगेगी रन होने में। बट अगर वही हमने एक दूसरा कैलकुलेशन लिया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस 10, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, असाइनमेंट और एडिशन। तो ये कितना यूनिट लेगा? 2 यूनिट लेगा, 1 फॉर एडिशन एंड 1 फॉर असाइनमेंट। और अगर हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ 4 यूनिट ऑफ रन टाइम होंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए पी और पी इंटू टी इंटू आर के कारण, एक डिवीजन के लिए और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। टोटल 4 लगेंगे यहाँ रन टाइम यूनिट। अगर लेते हैं नम इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो 1 लेगा, 2 नहीं लेगा, बिकॉज ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, तो वो एज अ 1 ऑपरेटर ट्रीट होगा। तो इसीलिए कितना टाइम लेगा ये? 1। वैसे ही रिटर्न कर रहे हैं अगर किसी वेरिएबल को तो उसको भी टाइम कितना लगेगा? 1 यूनिट का टाइम लगेगा। तो इसी तरह से हम किसी एल्गोरिथम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक सिंपल सी एल्गोरिथम लिखी है, n नंबर्स को आपको ऐड करना है। ये उसका एक एल्गोरिथम का प्रोग्राम बना हुआ है। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होने में, यानी उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आ रही है? सम एरे एन। तो यहाँ रन भी कुछ नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी कुछ नहीं है, टोटल टाइम भी कुछ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है और फंक्शन इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए सब क्या है यहाँ पे? 0। दूसरा हमने कमेंट लिखा हुआ है डबल स्लैश के साथ कि एरे इज ARR इज एन एरे ऑफ साइज n। इसमें भी सब 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ब्रैकेट में भी कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं होता, बिकॉज इट इज ओनली अ स्टेटमेंट, कोई ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है। बट अगर वहां पे हम s इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितने टाइम लगेगा रन होने के लिए? 1, क्योंकि एक ही ऑपरेटर है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आएगा ये? एक बार। कितनी बार का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने कोई लूप लगाया है, वो n टाइम चल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? n। तो फिलहाल ये i s इक्वल्स टू 0 एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है विदाउट एनी लूप, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1। तो टोटल टाइम कितना लगा? 1, क्योंकि एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ और एक ही ऑपरेटर था, तो टोटल टाइम कितना लगा? 1।
सेम ऐसे ही i इक्वल्स टू 1 के लिए भी लगेगा। बट जब बात आती है i इज लेस देन आर इक्वल टू n, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगा दिया कि i इज लेस देन आर इक्वल टू n, तो ये कितनी बार चेक होगा? सबसे पहले तो इसमें रन टाइम देखिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेटर लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो रन टाइम कितना हुआ 1। और इसकी फ्रिक्वेंसी पर कितनी बार चलेगी? n+1 टाइम। n+1 इसलिए क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये लूप 10 बार चलाना है तो 11वीं बार ये आके एक बार चेक जरूर होगा, इसीलिए ये यहाँ पे अगर 10 है तो 10 + 1 यानी 11, तो टोटल टाइम कितना लगा? 11। 1 इंटू n+1, तो वो कितना हुआ? n+1। फिर मैंने लिखा s इक्वल्स टू s प्लस एरे ऑफ i, ये भी चूंकि लूप के अंदर ही है बट ये n बार चलेगा, है ना, क्योंकि जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ही चलेगा। यहाँ फॉल्स हो गई 11वीं बार में तो अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। तो दो ऑपरेटर हैं इसलिए रन टाइम 2 होगा, फ्रीक्वेंसी n होगी, तो टोटल हो गया 2n टाइम। फिर i इक्वल्स टू i+1 लिखा, चूंकि ये भी लूप के अंदर ही है तो ये भी n टाइम फ्रीक्वेंसी में चलेगा, दो ऑपरेटर हैं तो 2 हो गया और टोटल टाइम लगा 2n। और रिटर्न किया तो रिटर्न अभी मैंने बताया था वो एक ही यूनिट ऑफ रन टाइम लेता है, फ्रीक्वेंसी भी एक ही बार है क्योंकि वो लूप के बाहर आ गया है, ठीक है, यहाँ जैसा आपको दिख रहा है। और टोटल टाइम कितना हो गया? इसलिए 1, ब्रैकेट क्लोज हुआ तो ब्रैकेट सिंपल स्टेटमेंट विदाउट एनी एग्जीक्यूशन, तो ये सब हो जाएगा 0। अब मैंने यहाँ पे टोटल टाइम को पूरा जोड़ा तो ये कितना हो गया? 5n+4, यानी कि इसकी ये जो एल्गोरिथम मैंने बनाया, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकली? 5n+1। इसका मतलब ये है कि अगर ये लूप 2 बार चलेगा तो मेमोरी में कितना टाइम लेगा? 5 × 2 + 4 10 यानी 14, और अगर n की वैल्यू अगर 10 होगी तो 54 हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, कि कितनी बार आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से मैंने क्या फाइंड आउट किया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की, जो डिपेंड करेगी n की वैल्यू के ऊपर। जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली उतना टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने। तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऐसे आप किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी needed to complete the execution of an algorithm is called the space complexity, यानी कितना स्पेस लेगा कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम स्टोर होने के लिए, आपके ऑपरेटर स्टोर होने के लिए। तो बेसिकली द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैव टू कंपोनेंट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरा वेरिएबल जो चेंज, जैसे कि n की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, सो वो वेरिएबल हो गई। बट अगर आपने लिखा 5n+4 तो 4 क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, है ना, तो इसीलिए 4 फिक्स हो गया और n जो हो गया वेरिएबल। तो हमेशा जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दो कंपोनेंट हमेशा होंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। द सम ऑफ दीज कंपोनेंट इज कॉल्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो वो निकलती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, दो पार्ट में डिवाइड है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड के अंदर आता है स्पेस फॉर कोड, स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड स्पेस फॉर द कांस्टेंट, ऑब्वियसली कांस्टेंट तो फिक्स ही रहेगा। और वेरिएबल स्पेस फॉर द प्रॉब्लम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए है, दो वेरिएबल के लिए है, 10 वेरिएबल के, या फिर अगर आप स्टैक यूज कर रहे हैं, रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, तो वो आते हैं वेरिएबल। अब इसको समझते हैं ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसका ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, SA = C + SA। ऐसे क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C हो गया कांस्टेंट और SA हो गया वेरिएबल स्पेस, तो इन दोनों का जो एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब ये देख लेते हैं कि कांस्टेंट कैसे डिसाइड होगा और वेरिएबल कैसे डिसाइड होगा। सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लिया था कि n नंबर्स को जोड़ना। अब यही एग्जांपल लिया, चूंकि स्पेस है तो ऑब्वियसली मेमोरी में वेरिएबल ही स्टोर होंगे ना, ऑपरेटर्स तो स्टोर होंगे नहीं जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ले रहे थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम लग रहा था एग्जीक्यूट होने में, वो डिपेंड कर रहा था ऑपरेटर्स के ऊपर, इसीलिए वो ऑपरेटर को काउंट कर रहे थे। यहाँ वेरिएबल स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो यहाँ हम वेरिएबल्स को काउंट करेंगे या देखेंगे। तो ये जो टेबल बना है आप देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक है ARR एरे के लिए,
एक है n जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में वो बताएगा, एक s है और एक i है। केवल इतने ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एरे n s और i। क्योंकि एरे ARR एक एरे है, उसकी साइज 2n होगी। n मतलब जितने भी साइज आप ले रहे हैं। 2 क्यों? क्योंकि अगर वो इंटीजर एरे है, मान लिया मैंने कि वो इंटीजर एरे है, तो एक इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट्स। तो अगर मैंने वहां पे 10 एलिमेंट लिए हैं तो साइज कितनी हो जाएगी? 2 × 10, दैट मीन्स 20। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे, n की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये एक इंटीजर एरे है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। और n कोई भी नंबर है, इंटीजर है, तो 2 बाइट लेगा। s इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंटीजर वैल्यू, तो ये भी वैल्यू 2 होगी। i भी एक इंटीजर है तो वैल्यू 2 हो जाएगी। तो टोटल कितना स्पेस लगा? 2n + 6। ये होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पे 6 है कांस्टेंट which cannot be changed and 2n is a variable which depends on the value, हमेशा चेंज होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर। अगर आप 10 शुरू के 10 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 × 10 + 6 हो जाएगा। शुरू के 5 नंबर को जोड़ रहे हो तो 2 × 5 + 6 हो जाएगा। 100 नंबर्स को जोड़ रहे हो तो 2 × 100 + 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, बट एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझना है इस सारी चीजों को। तो इस तरह से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।